नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आद्वी की फिजिक्स पर। देखिए, कल हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में लेक्चर 2 देखा था और लेक्चर 2 में हम लोगों ने क्या-क्या देखा था? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन और सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन और उनके बीच में क्या-क्या रिलेशंस हैं वो सब जाने थे, ठीक? अच्छा, ओमेगा और लीनियर वेलोसिटी के बीच में भी हम लोगों ने एक रिलेशन देखा था और 1-2 छोटे-छोटे से क्या किए थे? न्यूमेरिकल किए थे। आज हम लोग सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में जानकारी लेंगे। अच्छा, देखिए, ये आपके सर्कुलर मोशन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तभी हम आगे थोड़ा बढ़ पाएँगे। बैंकिंग ऑन द रोड के जो बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन होते हैं, वो उससे रिलेट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सेंट्रिपिटल फोर्स के बारे में पूरा बहुत अच्छी तरीके से जानकारी लेंगे कि सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है। साथ में चर्चा करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्या होता है, ठीक है? और उस पर बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि व्हाट इज सेंट्रिपिटल फोर्स। देखिए, सर्कुलर मोशन अभी तक जो हम लोगों ने देखा उसमें केवल जो बातें की हैं वो केवल और केवल काइनेमेटिक्स वाली बातें की हैं। मतलब उनके पैरामीटर्स देखे हैं, उनके बीच में रिलेशंस देखे हैं, ये सब चर्चाएं की हैं, ठीक है? सर्कुलर मोशन हो क्यों रहा है, किस फोर्स के कारण हो रहा है, इस पर अभी तक हम लोगों ने कोई चर्चा नहीं की है, ठीक है? तो आज चर्चा करते हैं और टॉपिक क्या है हमारा? सेंट्रिपिटल फोर्स। हिंदी में इसको बोलते हैं, हिंदी में नाम होता है अविकेंद्रीय। अवकेंद्रीय बल, ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ लगे, ठीक है? इसको हम बोलते हैं सेंट्रिपेटल फोर्स। अब कहानी क्या है इस फोर्स की? देखिए, कैसा दिखाई पड़ता है आपको? ये हमारे पास एक सर्कुलर मोशन हो रहा है इस तरीके से। ये इसकी लीनियर वेलोसिटी या फिर टेंजेंशियल वेलोसिटी बोल सकते हैं। ये इसका सेंटर है, आर रेडियस में घूम रहा है। ऐसे यहाँ पर ये टेंजेंशियल वेलोसिटी वी टी होगी, आर रेडियस। ऐसे यहाँ पर ये टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी और ये रेडियस आर। अच्छा, हम लोगों को एक कहानी तो क्लियर है। क्या कहानी क्लियर है? कि जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन करती है तो सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन आता है जिसको हम सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। इस तरीके से सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन आता है। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन आया है तो फोर्स भी आएगा। देखिए, अब हम सर्कुलर मोशन की डायनेमिक्स पढ़ने वाले हैं कि अगर ये एक्सेलरेशन आया तो किस वजह से आया, अगर मोशन हो रहा तो कारण क्या उस मोशन के होने का, ठीक? तो डायनेमिक्स में हमें किसकी जरूरत पड़ती है? फोर्स की जरूरत पड़ती है। हमें कॉज की जरूरत पड़ती है कि आखिर मोशन हो क्यों रहा है। तो ये जो पूरा मोशन हो रहा है, अगर इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, तो मतलब कोई ना कोई फोर्स भी होगा और वो फोर्स भी किधर ही होगा? हमेशा फोर्स एक्सेलरेशन की तरफ होता है। तो एक्सेलरेशन अभी की तरह सेंटर की तरफ है, तो फोर्स भी सेंटर की तरफ होगा और उस फोर्स का नाम क्या रखा? एफ सी इक्वल्स टू मास इनटू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, ठीक? मान लेते हैं एम मास का पार्टिकल घूम रहा था, ये एम मास का पार्टिकल घूम रहा है, ये एम मास का पार्टिकल घूम रहा है। तो मास इनटू एसी की वैल्यू क्या थी? वी स्क्वायर अपॉन आर। तो हमारे पास सेंट्रिपिटल फोर्स क्या आ गया? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अच्छा, ये सेंट्रिपिटल फोर्स के बारे में सर आपने पहले चर्चा नहीं की जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया था। देखिए, ये एक फोर्स है जो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है? और ये फोर्स किसी दूसरे फोर्सेस द्वारा दिया जाता है। जैसे देखिए, ये फोर्स किन्हीं फोर्सों द्वारा दिया गया है, किन्हीं रियल फोर्सों द्वारा दिया गया है। इस मोशन को करवाने के लिए ये फोर्स पैदा हुआ है। ऐसा नहीं है कोई फंडामेंटल फोर्स है, ये फंडामेंटल फोर्स नहीं है, ठीक है? इसको केवल और केवल इस मोशन के लिए स्पेशली, या फिर हम बोल सकते हैं कि इस मोशन के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है इस फोर्स को, ठीक है? सेंट्रिपिटल फोर्स को। अब देखो कौन कौन से फोर्स ये सेंट्रिपिटल फोर्स दे सकते हैं। कौन कौन से फोर्स दे सकते हैं? जैसे हमारा टेंशन फोर्स हो गया, ठीक है? ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ठीक है? और भी बहुत सारे हैं रियल फोर्सेस जो क्या सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए लगने के लिए, ये रियल फोर्सेस क्या हैं? ये रियल फोर्सेस जिम्मेदार हैं,
ठीक है, अगर ये फोर्स इसका सपोर्ट ना करें तो बेचारा सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लग पाएगा, और अगर नहीं लग पाएगा तो कभी सर्कुलर मोशन नहीं होगा। सारे क्या है, रियल फोर्सेस जो नेचर में प्रेजेंट है। ठीक है, इनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स को जरूरत पड़ती है, इनका सहारा लेके बेचारा लगता है। मान लेते हैं कि कोई एक रस्सी है बंधी हुई है सेंटर से, और ये डब्बा है एम मास का, और ये इस तरीके से ऐसे घूम रहा है, तो टेंशन इधर लगेगा। टेंशन कैसा लगता है, एक्शन रिएक्शन में लगता है। तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो कौन दे रहा होगा, बेचारा टेंशन दे रहा होगा। टेंशन टी इक्वल्स टू क्या आ रहा होगा, मान लेते हैं वी वेलोसिटी से घूम रहा है तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जो भी इसकी रेडियस है रस्सी की। ऐसे ही कि किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये मैग्नेटिक फील्ड है, कैसा मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड अंदर जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड है। जब इसमें कोई चार्ज पार्टिकल घुसता है वी वेलोसिटी से, तो ये चार्ज पार्टिकल भी घूमने लगता है। यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो कौन, मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, एफ इक्वल्स टू क्यू वी वी। ये फोर्स यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा, तो क्यू वी वी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक, ऐसे ही हमारे पास ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन इसके आसपास घूम रहा है, तो यहां पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं कूलाम्बिक फोर्स है, ये Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रिक्शन फोर्स भी देता है। ठीक है, आप इसमें एक और जोड़ सकते हो फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स भी क्या प्रोवाइड करवाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाता है। तो ब्रह्मांड में जितने भी रियल फोर्सेस हैं, कोई भी उनमें रिस्पॉन्सिबल हो सकता है हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। ठीक, सिंपल सा फॉर्मूला एफ सी इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर आर। अच्छा, यहीं पर बात कर लेते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है। देखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक काल्पनिक बल है, काल्पनिक फोर्स है, वर्चुअल फोर्स है, भूतिया फोर्स है। मैंने आपको बताया था सूडो फोर्स के बारे में कि अगर हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल हो, ठीक, तो सूडो फोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल है। अगर आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में नहीं पता है तो मेरा लेक्चर नंबर फ्रेम ऑफ रेफरेंस का देखिए जाके, लेक्चर 3, और सूडो फोर्स का भी लेक्चर देखिए जाके, तो आपको समझ में आएगा कि क्या होता है सूडो फोर्स। सूडो फोर्स एक ऐसा फोर्स जो रियलिटी में होता नहीं है, लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसको अच्छी तरीके से लगाने के लिए हम सूडो फोर्स को खुद से बना लेते हैं, खुद से मान लेते हैं। ठीक, तो वैसे ही अभी अगर ऑब्जर्वर यहां पर बैठा हुआ है, यहां से स्टडी कर रहा है इस सर्कुलर मोशन की, तो उसको कौन से फोर्स से उसका काम चल जाएगा, सेंट्रीपिटल से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ऑब्जर्वर इस डब्बे पर ही कूद के आके बैठ गया, मान लेते हैं ऑब्जर्वर आया और वो यहां बैठ गया, अब वो कह रहा अब मैं मोशन की स्टडी करता हूं, तो देखिए जैसे ही वो डब्बे पर बैठा उसके पास एक एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर आ गया। एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर आ गया मतलब कौन से फ्रेम हो गए, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गए। नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गए तो कहानी खराब हो जाएगी, न्यूटन का सेकंड लॉ वैलिड नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, न्यूटन का लॉ वैलिड करने के लिए। तो देखो कैसे लगाते हैं। तो और सूडो फोर्स क्या होता था, एफ पी इक्वल्स टू माइनस एम इंटू ए, मतलब जिधर बॉडी का एक्सेलरेशन हो उसके अपोजिट में हम लगाते थे। देखो जैसे अभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एसी अंदर की तरफ था, ठीक, अगर हमें सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा तो मास तो हम उसका लेंगे जिस ब्लॉक पे लगाना है, और अगर एक्सेलरेशन अंदर है तो सूडो फोर्स हम कहां लगाएंगे, बाहर को लगाएंगे, और कितना आ जाएगा, एफ सी के बराबर ही होगा। और एफ सी कितना होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। मतलब कुछ ऐसा खास नहीं है, अगर आप सीधा सा समझ लें, अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर इनर्शियल फ्रेम में बैठे हुए हैं तो आपको सूडो फोर्स की कोई जरूरत नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन और अगर आप इसी फ्रेम में जाकर बैठ गए और स्टडी करने लगे मोशन की, तो आपको सूडो फोर्स की जरूरत है। और सूडो फोर्स हमेशा कहां लगता है, बाहर की तरफ, सेंटर से दूर, अवे फ्रॉम द सेंटर। वैल्यू सेम होती है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, वैल्यू सेम होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। तो टेंशन नहीं लेनी है, हम इनर्शियल फ्रेम से ही सॉल्व कर लेंगे, जरूरत नहीं है हमें इसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। कभी कभार लगा देंगे बस, क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां थोड़ा उनकी टफनेस को कम करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का सहारा ले लेते हैं। ठीक, आप किसी भी फोर्स से सॉल्व कर सकते हो, आप सेंट्रीपिटल से ही कर सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व, कोई जरूरत नहीं है कि हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करें। तो दिमाग में टेंशन नहीं लेनी है। आगे चलते हैं, देखिए सिंपल सिंपल से पहले 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हमारे पास पहला वाला क्वेश्चन क्या है कि एक ब्लॉक को हमने, एम मास का ब्लॉक है, एक सेंटर से फिक्स कर दिया ओ, और ये एल लेंथ है, ठीक, ये घूम रहा है एक सर्कल के अंदर।
ठीक है, और इसकी घूमने की जो वेलोसिटी है वो क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। अब आपसे पूछा गया है फाइंड टेंशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग, रस्सी में टेंशन कितना होगा, तनाव कितना आएगा। तो जरा ध्यान से देखिए, डब्बा घूम रहा है, ठीक है, और यहां पर डब्बा घूम रहा है, तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स आएगा, सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स आएगा, अगर हम बात करें एक्शन रिएक्शन, टेंशन आएगा। या फिर हम बोल सकते हैं सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा। और वो फोर्स कौन दे रहा होगा, यहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उस फोर्स के लिए, टेंशन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो टी इक्वल्स टू क्या आ जाना चाहिए, टी इक्वल्स टू एफ सी। और एफ सी क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अच्छा, टी एम, एम तो है लेकिन हमें वी नहीं दिया गया, हमें ओमेगा दिया गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। वी इक्वल्स टू क्या होता है, आर इंटू ओमेगा। यहाँ पर आर रेडियस कितनी है, एल, एल इंटू ओमेगा। तो एम इंटू एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन एल, एक एल से एक एल कैंसिल आउट, टेंशन क्या आ गया, एम एल ओमेगा स्क्वायर। बहुत छोटा सा सवाल था। आप इसे सेंट्रीफ्यूगल से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, हम डब्बे पे ही जाके बैठ गए, हम डब्बे पे ही जाके बैठ गए। अब डब्बे पे जैसे ही बैठे तो हमें जो फोर्स अभी अंदर की तरफ ले रहे थे, इस ब्लॉक पर कहाँ लगाना पड़ेगा, बाहर लगाना पड़ेगा, एफ सी। और इधर क्या आ गया, टेंशन आ गया, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, एफ सी हो जाएगा। तो टी बराबर क्या आ गया, एम एल ओमेगा स्क्वायर। चाहे आप सेंट्रीफ्यूगल से कर लो, चाहे आप सेंट्रीपिटल से कर लो, आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। ठीक, पहले वाले केस में जब सेंट्रीपिटल लिया था तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी एफ सी इधर ही आ रहा है, और यही सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से आ रहा है, टेंशन की वजह से आ रहा है। अभी मैंने आपको बताया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स रियल फोर्सेस की वजह से आता है। ठीक, अगला सवाल है आपके पास, हमारे पास टॉप व्यू दे रखा है एक टेबल का, ये दे रखा है टॉप व्यू। ठीक, यहां पर एक एम मास का ब्लॉक है। ठीक, इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है, ये इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा है। और ये सरफेस कैसा है, रफ है, रफ, जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा है, म्यू। ये आपका क्वेश्चन है। देखिए, अब आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ म्यू, सॉरी, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर फॉर विच ब्लॉक मूविंग इन सर्कुलर मोशन विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, तो फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर फॉर विच ब्लॉक डज नॉट स्लिप। ठीक, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है किसकी, म्यू की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ये घूम रहा है, मान लेते हैं ये रेडियस आर है। ठीक है, अब इस ब्लॉक का, ये तो टॉप व्यू टेबल का दे रखा है। अगर मैं टॉप व्यू दिखाना चाहूं तो देखो कैसे है, इस तरीके से ये स्टिक है, इसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, और ये ब्लॉक कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे करके घूम रहा है। तो इस ब्लॉक पर, ये जो ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आएगा, एक नॉर्मल रिएक्शन एम जी नीचे आएगा, और जिधर घूम रहा होगा उसके अपोजिट में क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन आ जाएगा। ठीक, जैसे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, यही बना देते हैं। देखो जरा ध्यान से, यह एम मास है, ऊपर क्या नॉर्मल, नीचे क्या है एम जी। ठीक, ध्यान से देखिए, अगर ये ब्लॉक घूम रहा है, मान लेते हैं हम ब्लॉक पर ही बैठ गए। अभी हमने क्या कहा था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम कब लगाएंगे, जब हमें थोड़ा प्रॉब्लम को आसान करने की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे ही ब्लॉक पर बैठे तो हमें फील होगा कि हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल। और ये कितना होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ऑलरेडी हमको दे रखा है। अच्छा, अगर ये ब्लॉक बाहर की तरफ निकल रहा है तो फ्रिक्शन इसे कहां रोकेगा, अंदर की तरफ, और फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू इंटू एन। ये आगे कहानी, आप उससे भी कर सकते हो। आप यहां बैठ जाओ, आप नॉन इनर्शियल फ्रेम की जगह इनर्शियल फ्रेम में बैठ जाओ। तो सोचिए, सेंटर की तरफ अगर ये ब्लॉक मूव कर रहा है तो इसको मूव करवाने के लिए, सर्कुलर मोशन करवाने के लिए यहां पर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन को डायरेक्ट इक्वल कर दो किसके, एम आर ओमेगा स्क्वायर के, या फिर आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ के कर लो, जैसे आपकी इच्छा हो। अब देखिए, ये दोनों बैलेंस होने चाहिए। तो एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू इंटू एन, और एन बराबर हमारे पास क्या है, एम जी है। तो एम आर ओमेगा स्क्वायर बराबर म्यू इंटू एम जी, एम से एम खत्म हो गया,
तो आर बराबर हमारे पास क्या आ गया, यही कर देते हैं, आर इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, मैक्सिमम रेडियस हो जाएगी आर, या फिर तो इसके बराबर रहे या फिर इससे छोटी रहे। ठीक, आर, ये आर मैक्स आ गए, आर मैक्स इक्वल्स टू म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ठीक, ये रेडियस आ गई। अगला सवाल क्या है, हमारे पास एक कोनिकल वेंट है इस तरीके से, और यहां पर एक ब्लॉक है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको। हमारे पास एक कोनिकल वेंट है इस तरीके से, और एक ब्लॉक है एम मास का, वो इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा है इस कोनिकल वेंट में। ये एंगल आपका कितना है, थीटा। ये ओमेगा से घूम रहा है जिसका मास एम है। ठीक, यहां तक कि आपको हाइट दे रखी है, ये आपकी हाइट कितनी है, एच है, स्मॉल एच। आपसे पूछा गया है फाइंड रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड थीटा। ओमेगा और थीटा के बीच में आपको रिलेशन बताना है। ठीक है, बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जरा ध्यान से देखिए, ये आपके पास क्वेश्चन है, इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं ब्लॉक का। ये एम मास का ब्लॉक है, ये एंगल थीटा था, तो ये 90 माइनस थीटा। ठीक, नीचे क्या लगेगा, एम जी, इधर क्या लग रहा होगा, एन। अगर मैं बात करूं तो जरा ध्यान से देखो, ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, अगर ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ऑल्टरनेट एंगल्स, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, और ये कितना आ गया, 90 माइनस। ध्यान से देखो, इस एन के दो कंपोनेंट किए, एक तो ऊपर हो गया एन कॉस 90 माइनस थीटा, और एक इधर आ गया एन साइन 90 माइनस थीटा। ठीक, ये हमारे पास कंपोनेंट क्या आ गया, एन साइन थीटा, और ये इधर क्या आ गया, एन कॉस थीटा। अच्छा, इस ब्लॉक पर ही हम बैठ गए, फिर दोबारा से इस ब्लॉक पर ही बैठ गए। तो जरा ध्यान से देखो, बाहर की तरफ एक फोर्स आ जाएगा, कौन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एफ इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एम आर ओमेगा स्क्वायर बाहर की तरफ। अच्छा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इनर्शियल फ्रेम से कर रहे हैं, बाहर बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर की तरफ एन कॉस थीटा जो है, एन नॉर्मल का एक कंपोनेंट क्या प्रोवाइड करवाने लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाने लगेगा। ठीक, सारे फोर्स बैलेंस कर दो, तो एन साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी। वर्टिकल में तो कोई मोशन हो नहीं रहा भाई, वर्टिकल में तो कोई मोशन हो नहीं रहा, डब्बा घूम रहा है, तो एन कॉस थीटा किसके बराबर होना चाहिए, एन कॉस थीटा बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये सेकंड क्वेश्चन। आप सेंट्रीपिटल से भी कर सकते हो, मैं बार बार बता रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। आप यहीं पर ना बैठ के बाहर बैठ जाओ, तो यहां पर अभी सेंटर की तरफ ये जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, एन कॉस थीटा, तो एन कॉस थीटा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। ठीक, तो इन दोनों को डिवाइड कर दिया, एन से एन उड़ा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आ गया, टेन थीटा इक्वल्स टू, ये एम से एम उड़ा, जी अपॉन आर ओमेगा स्क्वायर। सबसे बड़ी दिक्कत कि हमें ये रेडियस आर नहीं दी गई है। कोई दिक्कत नहीं, ये आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, इसमें लगा दो टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, आर, और बेस क्या है, एच, तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच टेन थीटा। ठीक, ये हमारे पास आर आ गई, वैल्यू डाल दो, तो टेन थीटा इक्वल्स टू जी अपॉन एच टेन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या आ गया, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू जी अपॉन एच ओमेगा स्क्वायर। ठीक, रिलेशन निकला है आपका क्या, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जी अपॉन एच
tan स्क्वायर थीटा ओमेगा इक्वल्स टू 1/tan थीटा रूट जी बाई एच। ये ओमेगा और थीटा के बीच में रिलेशन आपका। ठीक है, चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए क्या है। हमारे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर, ये सिलेंडर ओमेगा से घूम रहा है। ठीक है, ये सिलेंडर ओमेगा से घूम रहा है। यहां एक आदमी चिपका हुआ है जिसका मास m है और ये सिलेंडर की वॉल रफ है। ठीक, सिलेंडर की रेडियस r दे रखी है। आपसे पूछा गया फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा फॉर विच पर्सन डज नॉट स्लिप। कम से कम वो ओमेगा की वैल्यू बताओ कि ये पर्सन नीचे ना गिर जाए। ध्यान से देखिए, ये पर्सन इससे चिपका हुआ है। अब हम बाहर से स्टडी कर रहे हैं, यहां से कर रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन चिपका हुआ नीचे गिरेगा तो ऊपर कौन लग जाएगा, इसके ऊपर का फ्री बॉडी बनाते हैं, नीचे कौन इसको ले जाएगा, mg, इसको नीचे लाने की कोशिश करेगा। अच्छा, ऊपर कौन लगेगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितना, म्यू इंटू एन। ठीक, अच्छा ये अगर घूम रहा है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन इस सेंट्रीपिटल फोर्स को देगा कौन, तो ध्यान से देखो, जब ये लड़का इससे चिपका हुआ है ना, तो दीवार इसको इधर क्या दे रही होगी, एक नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, और ये नॉर्मल रिएक्शन क्या प्रोवाइड करवाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर आप यहां से फ्रेम से पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट आप लगा दो n इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये पहली इक्वेशन, और म्यू इंटू एन इक्वल्स टू एम जी, ये इक्वेशन सेकंड। और अगर आप यहीं से पढ़ रहे हैं, इसी के फ्रेम से पढ़ रहे हैं, इसी पर बैठ गए, तो आपको साफ साफ दिख जाएगा। इस पर एक सूडो फोर्स इधर लगा दोगे और वही सूडो फोर्स कौन सा हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा, और वो एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये कब है, जब आप यहां बैठ गए हो, इस आदमी के साथ ही बैठे हुए हो और इसकी स्टडी कर रहे हो, तब ये लग रहा है। अगर ये ना होता, अगर हम ग्राउंड पे बैठे होते, तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स से देख लेते कि नॉर्मल किसको प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, इन दोनों इक्वेशन को, इसको यहां पुट कर दो, तो म्यू इंटू एन की वैल्यू कितनी है, एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू एम इंटू जी। ठीक, एम से एम उड़ा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जी अपॉन म्यू आर, एंड ओमेगा इक्वल्स टू रूट जी अपॉन म्यू आर। ये आ गई ओमेगा की वैल्यू। कम से कम ये एंगुलर वेलोसिटी होनी चाहिए जिससे कि आदमी नीचे नहीं गिरेगा खिसक। अगले सवाल पे मूव करते हैं भाई, अच्छे सवाल हैं। ये क्वेश्चन क्या है, ये हमारे पास एक स्प्रिंग है और इससे एक मास m बंधा हुआ है और ये ओमेगा से घूम रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है। इस स्प्रिंग की लेंथ L है, और स्प्रिंग कांस्टेंट K है। चाहे ये ब्लॉक घूम रहा है ओमेगा से, चाहे आप इसको घुमा दो ओमेगा से, बात एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये इस तरीके से घूम रहा है। आपसे पूछा गया फाइंड नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ क्या होगी। देखिए, अगर ये घूम रहा है इस तरीके से, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सीधी सी बात है स्प्रिंग में थोड़ा खिंचाव आया होगा। अच्छा, ये जो घूम भी रहा है ना, ये ओमेगा आपको कांस्टेंट दे रखा है, तो अगर ये घूम रहा है तो जरूर है कुछ ना कुछ खिंचाव आया होगा स्प्रिंग में, और खिंचाव आया मान लेते हैं, लेट एक्सटेंशन बी एक्स। तो इसकी नेचुरल लेंथ कितनी मान ली हमने, लेट नेचुरल लेंथ बराबर एल नॉट। तो एल नॉट प्लस एक्स, ये किसके बराबर होनी चाहिए, एल के बराबर होनी चाहिए। जो इस टाइम पर लेंथ है उसी के तो बराबर होनी चाहिए। भाई कुछ खिंचाव आया होगा, उस खिंचाव से घूम रही है। अच्छा ओके, अब देखिए, जब इसमें कुछ खिंचाव आया है तो पीछे स्प्रिंग का फोर्स लगा होगा, और वही स्प्रिंग का फोर्स क्या दे रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा घूमने के लिए। आप इस चीज को समझो भाई, जब ये डब्बा घूम रहा है तो ये डब्बा बाहर को भाग रहा होगा, स्प्रिंग में खिंचा हुआ होगा, तो स्प्रिंग ने इसको पीछे खींचा होगा,
और वो पीछे खींचा होगा, सेंटर की तरफ भी तो फोर्स कौन है, सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स है, और पीछे एक और फोर्स कौन है, स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। चाहे तो आप ऐसे समझ जाओ कि के एक्स बराबर क्या होना चाहिए, एम आर ओमेगा स्क्वायर, आर क्या है, एल, एम एल ओमेगा स्क्वायर। चाहे आप ऐसे समझ जाओ, और चाहे सेंट्रीफ्यूगल से कि मान लेते हैं इधर कितना फोर्स लग रहा है, एम एल ओमेगा स्क्वायर, और इधर क्या लग रहा है, के एक्स, दोनों को बैलेंस कर दिया। तो एक्स बराबर हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम एल ओमेगा स्क्वायर बाई के। ये उठा के यहाँ पर टक दो, ठीक, एक्स की जगह। तो एल नॉट प्लस एम एल ओमेगा स्क्वायर बाई के, और ये किसके बराबर हो गया, एल के। तो एल नॉट ओरिजिनल लेंथ कितनी आ जाएगी, एल माइनस एम एल ओमेगा स्क्वायर अपॉन के, क्या जाएगा, के एल माइनस एम एल ओमेगा स्क्वायर अपॉन। बढ़िया, मजा आ रहा है, छोटे छोटे से सवाल हैं, ठीक, आसानी से हो रहे हैं। अगले सवाल पे चलो। अगला क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक इस तरीके से रोड है, ये रोड, यहां पर गाड़ी है जो u वेलोसिटी से जा रही है, ठीक। अब आपसे ये पूछा गया है, ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट डी है। आपसे ये कहा गया है कि यहाँ आर ए इज ग्रेटर देन आर बी इज ग्रेटर देन आर सी एंड आर डी इक्वल्स टू इनफाइनाइट। जो रेडियस ऑफ डी पाथ है वो क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक। आपसे पूछा गया कि बताइए नॉर्मल रिएक्शन का क्या रिलेशन होगा। ऑप्शन ए है एन ए इज ग्रेटर देन एन बी इज ग्रेटर देन एन सी इज ग्रेटर देन एन डी। ऑप्शन बी है एन बी इज ग्रेटर देन एन डी इज ग्रेटर देन एन ए इज ग्रेटर देन एन सी। ऑप्शन सी है एन डी इज ग्रेटर देन एन सी इज ग्रेटर देन एन बी इज ग्रेटर देन एन डी। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, ठीक। कौन सा ऑप्शन आएगा, नॉर्मल रिएक्शन में रिलेशन बताना है, तो बताते हैं। देखिए, जब ये गाड़ी पहुंची ए पॉइंट पर, ये गाड़ी पहुंची ए पॉइंट पर, एम मास की गाड़ी है, बी पॉइंट पर पहुंची, सी पॉइंट पर पहुंची, और डी पॉइंट पर पहुंची, ठीक। अब इस गाड़ी का हम लोग बनाते हैं क्या, फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो, ऊपर क्या लग रहा होगा, एन ए, और नीचे क्या लग रहा होगा, एम जी। यहाँ पर ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एन बी, नीचे क्या लग रहा होगा, एम जी। यहाँ पर इस गाड़ी पर ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एन सी, और नीचे क्या लग रहा होगा, एम जी। यहाँ नॉर्मल रिएक्शन एन डी, और नीचे क्या लग रहा होगा, एम जी। जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं तो ए पर क्या कहानी चल रही होगी, ए पर जब ये डब्बा मुड़ रहा है, ये कैसा पाथ है, सर्कुलर पाथ है, ठीक है। अगर सर्कुलर पाथ है तो इसका फोर्स, जो नेट फोर्स कहाँ होगा, सेंटर की तरफ होना चाहिए। अरे सेंटर की तरफ हमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा ना, ठीक। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरीके से आप यहां लिखोगे, देखो जरा ध्यान से, इक्वेशन बनाते हैं। नेट फोर्स कितना आ गया, एम जी माइनस एन ए, और ये किसके बराबर होना चाहिए, एम यू स्क्वायर अपॉन आर ए। ये क्वेश्चन पहले, यहां से एन ए बराबर क्या आ गया, एम जी माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन आर ए, ठीक। अच्छा, इस वाले के पास आते हैं, बी वाले के पास आते हैं। देखो, बी पर कुछ इस तरीके से मुड़ रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ होगा, उधर सेंटर की तरफ। डोमिनेटिंग फोर्स क्या होगा, एन बी। तो नेट फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, एन बी माइनस एम जी इक्वल्स टू एम यू स्क्वायर अपॉन आर। तो एन बी हमारे पास कितना आ गया, एन बी इक्वल्स टू एम जी प्लस एम यू स्क्वायर अपॉन आर। आप चाहो तो इसे सेंट्रीफ्यूगल से भी कर सकते हो। आप इस डब्बे पर बैठ जाओ, डब्बे पर बैठ गए तो इसी के फ्रेम में आ गए, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। अगर इस ब्लॉक का फ्री बॉडी हम बनाएंगे तो ऊपर एन ए, ठीक है, और ऊपर क्या, सेंट्रीफ्यूगल एम यू स्क्वायर अपॉन आर। और ऊपर वाले फोर्स कहाँ, नीचे वाले फोर्स से क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा होगा, तभी तो इस तरीके से मुड़ रहा है। तो एम जी बराबर क्या आ जाएगा, एम जी बराबर एम यू स्क्वायर अपॉन आर प्लस एन ए। आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से भी कर सकते हो, लेकिन अभी हमने किससे किया, सेंट्रीपिटल फोर्स से किया। अब यहाँ की कहानी देखो जरा, कौन से वाले पॉइंट की, सी पॉइंट की देखो। अच्छा, अब ऐसा मुड़ रहा है तो इधर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, तो एम जी नेट फोर्स क्या आ गया, एम जी माइनस एन सी इक्वल्स टू
एम यू स्क्वायर अपॉन आर। तो एन सी कितना आ गया, एम जी माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन आर सी। ये थर्ड। और देखो यहाँ यहाँ तो कोई सर्कुलर मोशन नहीं हो रहा, तो सीधा सीधा नॉर्मल रिएक्शन एन डी बराबर क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। ये फोर। जरा ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन आपको कहाँ मिल रहा है, इस जगह मिल रहा है। ठीक, उसके बाद कहाँ मिल रहा है, इस जगह मिल रहा है। क्योंकि ये देखिए यहाँ अगर ए और सी पॉइंट की बात करें तो एम जी में से सेंट्रीपिटल फोर्स माइनस हो रहा है। ठीक है, यहाँ एंड नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, डायरेक्ट एमजी के बराबर है। यहाँ नॉर्मल रिएक्शन एमजी में से कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स माइनस हो रहा है। अच्छा, ये तो पता है सबसे ज्यादा एनबी होगा, उसके बाद एनडी होगा, ये क्लियर हो गया। लेकिन अब उसके बाद कहानी ए और सी की कहानी बची। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर रेडियस आर ए सबसे बड़ी है। अगर रेडियस बड़ी है तो ये वाला टर्म जो होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का वो छोटा हो जाएगा, और एमजी में से छोटा टर्म माइनस करोगे तो एन ए क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो एन ए, देन उसके बाद कौन सा बचा, एनसी बचा, क्योंकि रेडियस यहाँ पर आरसी छोटी थी तो ये टर्म बड़ा आएगा। बड़ा जब एमजी में से आप माइनस करोगे तो एनसी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलते हैं अगले सवाल पर। देखो अगला सवाल क्या हमारे पास, इस तरीके से एक टॉप व्यू आपको दे रखा है। एक टॉप व्यू आपको दे रखा है इस तरीके से। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सेंटर सी है, और इसकी रेडियस आर है। ठीक, ये टॉप व्यू ऑफ टू वर्टिकल वॉल्स। ठीक है, इस तरीके से दो दीवारें हैं और आगे जाके ऐसे बेंड की गई हैं। अब एक गाड़ी यहां से चलना चालू करेगी, यहां से चलना चालू की एक गाड़ी, ठीक है, यू वेलोसिटी से। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि फाइंड, पहला फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिफोर पॉइंट ए, आफ्टर पॉइंट ए, बिफोर पॉइंट बी, आफ्टर पॉइंट बी। दूसरा फाइंड एवरेज नॉर्मल रिएक्शन ए टू बी। ये दूसरा सवाल आपसे पूछा गया। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं कहूं यहां से गाड़ी चलना चालू की, देखो वर्टिकल वॉल्स हैं, वर्टिकल वॉल्स हैं, तो अगर गाड़ी सीधी जाएगी तो पहले तो टच नहीं हो रही हुई दीवारों में, भाई उसको क्या नॉर्मल रिएक्शन चाहिए, वो तो सीधी आराम से चल सकती है। लेकिन जब मुड़ेगी तब सर्कुलर पाथ में, तब वो वॉल से टच करेगी। उस टाइम पर जब वॉल से टच करेगी तो कुछ ना कुछ नॉर्मल रिएक्शन आएगा। जरा ध्यान से समझिए, भाई गाड़ी यहां से चली, गाड़ी जब यहां से चली, ये दीवार पे नहीं चल रही है, दीवार के बगल में चल रही है गाड़ी, इस तरीके से गाड़ी चल रही है। ठीक, तो यहां तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो, मतलब इस पॉइंट से ए तक नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा। तो बिफोर पॉइंट ए नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा, ए के बाद जैसी गाड़ी मुड़ेगी तो अब ध्यान से देखो, अब दीवार से टच होते हुए जाएगी। ठीक, सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पर कौन देगा, नॉर्मल रिएक्शन। मैंने आपको बताया था सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा क्या, रियल फोर्सेस देते हैं। तो ए पॉइंट के बाद जो नॉर्मल रिएक्शन लगने वाला है एन ए, वो कितना आ जाएगा, एम यू स्क्वायर अपॉन आर। ठीक, ए के बाद इतना नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। अच्छा, ये कब तक लगता रहेगा, ए से लेकर जब तक बी तक ना पहुंच जाए। तो बिफोर पॉइंट बी, बिफोर पॉइंट बी अगर हम बात करें, बिफोर पॉइंट बी नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा, फिर से एम यू स्क्वायर अपॉन आर। भाई पॉइंट बी तक तो नॉर्मल रिएक्शन ये सेम ही लगेगा। अच्छा, बी के बाद फिर से क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया। आफ्टर पॉइंट बी नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू जीरो। ठीक, भाई यहां से लेकर ए तक नहीं लगेगा, ए से जैसे ही बी तक बढ़ेगा तब तक ए की नॉर्मल रिएक्शन लगेगा एम यू स्क्वायर अपॉन आर। सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पर कौन दे रहा, नॉर्मल रिएक्शन, और जैसे ही बी से आगे गया तो फिर क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया। दूसरा सवाल क्या, फाइंड एवरेज नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब एवरेज नॉर्मल रिएक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, एफ नेट एवरेज, सॉरी नेट कह रहा हूं यहां पर, एफ एवरेज। एफ एवरेज क्या होता है, एम इंटू ए
एवरेज। अब एवरेज एक्सेलरेशन एवरेज क्या होता है? ए एवरेज इक्वल्स टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। अच्छा डेल्टा वी यहाँ पर कितना है? देखो जब इधर जा रहे थे तो इनिशियल वेलोसिटी u थी, u। तो v इनिशियल कितनी है? u। जब ऐसे मुड़े और जब इधर गए तो v फाइनल कितनी हो गई? v फाइनल कितनी हो गई? माइनस का u। तो डेल्टा v कितनी आ गई? माइनस u माइनस का 2u। तो मॉड ऑफ डेल्टा v ये कितना आ गया? 2u। अच्छा टाइम, अगर टाइम हम निकालें, टाइम डेल्टा टी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो डिस्टेंस कितना, यहां से यहां तक जब ये मुड़ा है, भाई एवरेज हमें ए से लेकर बी तक ही तो चाहिए, तो ए से बी जब गया है तो कितना चला होगा? पाई आर, और स्पीड कितनी है? यू। तो निकल आएगी एवरेज एक्सेलरेशन आपका कितना आ जाएगा फिर? एवरेज एक्सेलरेशन डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। डेल्टा वी कितना है? 2u ओवर डेल्टा टी कितना है? पाई आर अपॉन यू, और ये कितना हो गया? 2u स्क्वायर अपॉन पाई आर। तो आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन आ गया। अब नॉर्मल रिएक्शन एवरेज कितना आ जाएगा? एन एवरेज, एवरेज नॉर्मल रिएक्शन मास इनटू एवरेज एक्सेलरेशन कितना? 2u स्क्वायर अपॉन पाई आर। ये आपके पास एवरेज नॉर्मल रिएक्शन आ गया। ठीक, अब देखिए ये सवाल काफी हो गए। अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी क्वेश्चंस कम है तो कल और मैं करवा दूंगा क्वेश्चन। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, या फिर कम है या ज्यादा है। ठीक है, तो मिलते हैं कल आपसे इसी समय।